नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का पूरे भारत में बीकॉम के लिए नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म एम बेस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्रत्व में शिक्षा और मैं शिवम दुबे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि भैया यूनिट 3 को संपूर्ण कंप्लीट करेंगे मात्र एक ही वीडियो में। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 की बात हम कभी नहीं करते हैं, एक क्लास लाते हैं और एक यूनिट हम कंप्लीट कर देते हैं। बहुत ही कम टाइम में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, बेहतरीन अंदाज में करेंगे और जब आप इस क्लास को देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट आप देने का काम करते हैं। भैया छाती ठोक के जब हम दावा करते हैं कि दमदार कंटेंट है तो गुणवत्ता से समझौता हमने आज तक कभी नहीं किया है। बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन समझाने के अंदाज के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। बाकी बताना चाहेंगे कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए इस वीडियो को हमने डिजाइन किया है। एक और बात बताना चाहेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करें। देखिए, कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग इनको बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ा चुके हैं। चारों यूनिट दोनों की हम कंप्लीट करा चुके हैं, है ना। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, बाकी आप प्लेलिस्ट चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात बताना चाहेंगे, बहुत जल्द प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट होगा, साथ ही में बेहतरीन क्लास, है ना, मैराथन क्लास ला करके आपके सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। एक बार यूनिट 3 का ओवरव्यू मेरे भाई हम ले लेते हैं। बाकी आपसे कहना चाहेंगे, जिस विश्वास के साथ आप अपनी ये वीडियो देखेंगे, भैया हम दावा कर रहे हैं कि आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे, ठीक है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि आपने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की बात यहां पे करेंगे कि जो माल की बिक्री की जो संविदा है या फिर माल की बिक्री का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई साहब वो क्या है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भैया कंडीशंस और वारंटीज क्या होती हैं, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट है भाई साहब उसमें शर्तें और आश्वासन का क्या उपयोग है, क्यों ये दिए जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होती है, स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे होता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पालन किस तरह से किया जाता है, अगर पालन ना किया जाए तो भैया किस तरह से दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या जो डैमेजेस है वो किस तरह से देने होंगे, उन सब चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। 5 नंबर की मेरे भाई हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रेमेडियल जो मेजर्स हैं यानी कि उपचारात्मक उपाय क्या होते हैं अगर कोई पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानती है, या कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई साहब मानने से इनकार करती है या तोड़ देती है या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती, तो भाई साहब क्या उपचारात्मक उपाय हो सकते हैं दूसरे पक्ष के लिए, उसको भी समझेंगे। 6 नंबर की हम यहां पे बात करेंगे एक्शनेबल जो क्लेम्स होते हैं, जो वाद योग्य दावे हैं भैया उनको भी हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और हम इसमें बात करेंगे सेल जो होती है सर और जो एग्रीमेंट सेल होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको भी हम समझेंगे। चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में लिखेंगे आप और भगवान शिव का नाम लेकर क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलेंगे, पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखिए भैया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड यानी कि माल की बिक्री की जो संविदा है उसको हम जरा समझते हैं। भाई साहब अगर आपने मेरी 1 से 2 लाइनें फोकस के साथ सुन ली तो आपकी पूरी यूनिट यहीं कंप्लीट हो जाएगी। सुनिएगा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि जो आप अपना सामान है, आपकी कोई अपनी वस्तु है, उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को एग्रीमेंट के साथ बेच रहे हैं, है ना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेच रहे हैं। भविष्य में आप भविष्य की योजना के साथ बेच रहे हैं कि देखिए फलानी वस्तु का जो फलाने समय पे आपका क्या है, आपके नाम पे इसका स्वामित्व हो जाएगा, आपका मालिकाना हक उस पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड। अभी आप कहेंगे हमारी बात समझ में नहीं आई ना। सुनिएगा, देखिए सर आपके पास कोई लैपटॉप है ना, किसी लैपटॉप को आपने दूसरे व्यक्ति को बेचा। बेचने से पहले आपने कहा कि भैया हम 50,000 रुपए में बेच रहे हैं और ये मेरा एग्रीमेंट है कि हम 50,000 रुपए में बेचेंगे, ठीक है। तो ये हो गई मेरी एग्रीमेंट वाली बात। समझ गए कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पे हम एक डेफिनेशन आसान भाषा के साथ समझेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। जब सेलर यानी कि विक्रेता किसी गुड्स यानी कि जो आपका सामान है, माल है, उसको बायर कौन होता है, आपने कहा सर क्रेता, उसको एक निश्चित प्राइस, ध्यान रखिए बात, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 50,000 में लैपटॉप बेच रहे हैं तो एक निश्चित प्राइस निश्चित कीमत के बदले बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है या फिर बेचने के लिए सहमत होता है। दोनों चीजें याद रखना। 50,000 रुपए में कोई एक व्यक्ति लैपटॉप दूसरे व्यक्ति को बेच देता है या बेचने के लिए एग्री हो जाता है, तो भाई साहब इसे क्या कहते हैं? आपने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि जो आपने वस्तु को बेचा है वो किसके तहत बेचा है? एग्रीमेंट के साथ बेचा है
कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेचा है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। हम यहाँ पे बात करेंगे सर एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखिए ए मतलब कोई विक्रेता है, सुनना बात को, ए क्या है, कोई एक विक्रेता है, और बी क्या है सर, क्रेता। क्रेता का मतलब ग्राहक है। ये क्या है आपका, ये सर आपका ग्राहक है, समझिएगा। उसको 50,000 रुपए में लैपटॉप जो है बेचने का समझौता किया, है ना। ए ने कहा कि भैया हम अपना जो लैपटॉप है वो 50,000 रुपए में बी को बेच देंगे। अब ये बात उसने क्या की, आपने कहा सर ये उसने समझौता किया, या फिर कहेंगे सर एग्रीमेंट किया। समझ गए बात की नहीं समझे, बहुत बढ़िया। अब जरा यहां पे हम समझ लेते हैं, एक चीज को और समझेंगे कि भैया जो ए है वो क्या है, आपने कहा सर सेलर है, जो बेचने वाला है, जिसका लैपटॉप का अभी मालिकाना हक किसके पास है, आपने कहा सर ए के पास है, अभी स्वामित्व ए के पास है लैपटॉप का। फिर वो अपना जो स्वामित्व है या फिर जो उसका मालिकाना हक है वो बी को दे रहा है ना। अब बी को देने के लिए उसने क्या किया, समझते जाना गौर से। बी को देने के लिए उसने क्या किया, एग्रीमेंट कर दिया कि चलो हम अपना लैपटॉप 50,000 में तुम्हें दे देते हैं, ठीक है। और जो लैपटॉप क्या है, आपने कहा सर यही तो गुड्स है, यही माल है ना। 50,000 रुपए जो है आपका प्राइस है, कीमत है। इस पैसे में आपने इनको मालिकाना हक बी को देने का वादा कर दिया है या फिर बेच दिया है। तो ये सब बातें जो हुई हैं वो लिखित में हुई हैं, एग्रीमेंट के साथ हुई हैं। इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे, कि मतलब जो बिक्री की गई वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की गई। बहुत बढ़िया, उम्मीद करेंगे कि अब आपने बातें ये अच्छे से समझ ली होंगी। अब जरा यहां पे समझिएगा, कुछ इसके मेन पॉइंट है, इनको जरा समझते हैं। देखिए सर, टू पार्टीज यानी कि दो पार्टी इसमें होती हैं, दो पक्ष इसमें होते हैं। एक तो होता है सर सेलर, है ना, और दूसरे की बात करेंगे, दूसरा होता है सर बायर। बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट की बात करेंगे सर, एक होता है सर गुड्स, एक होता है सर प्राइस, है ना, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें क्या होता है कि भाई साहब अपना जो सामान है उसकी जो ओनरशिप है, उसका जो स्वामित्व है, हम 50,000 रुपए के बदले या जो भी आपकी कीमत तय हो उस कीमत में हम दूसरे को अपना स्वामित्व दे देते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसको कहते हैं, कि अपना मालिकाना हक किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना। तो भाई साहब इस चीज की बात होती है। उम्मीद करेंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को बहुत अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। जरा याद रखने वाली चीज इसमें यह है कि भाई साहब सेलर है, बायर है, सामान है, और जो आपका प्राइस है, इन सबको मिला करके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनती है। बताओ यहां तक दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं हो सकती, है ना। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आप फोकस के साथ समझते जा रहे होंगे तो दिक्कत होगी ही नहीं। ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है सर, कंडीशन एंड वारंटीज की यहां पे बात करेंगे, शर्तें और वारंटियां। अब यहां पे सुनिएगा। देखिए सर, कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस की बात करें भाई साहब, ऐसी शर्तें, कौन कैसी शर्तें, ऐसी शर्तें कि भाई साहब चलिए नेक्स्ट की यहां पे बात करेंगे, कंडीशंस और जो वारंटी है, यानी कि शर्तें और वारंटियों को हम यहां पे समझ लेते हैं। तो पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पे रहेगी सर कंडीशन। देखिए शर्तें क्या हैं, आप कोई सामान किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो कुछ शर्तों के साथ बेचते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आपने सीधा सामान जो है इनको बेच दिया। अब शर्तें उसमें ये रहती हैं, हो सकता है उसमें वारंटी शामिल हो सकता है आप ये कहें कि भाई बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, तो उन्हीं शर्तों की यहां पे हम बात कर रहे हैं। देखिएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा की भैया ऐसी महत्वपूर्ण शर्त भैया जो क्या करती है, आपने कहा भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य, ध्यान रखिएगा बात को, कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य के लिए जरूरी होती है। किसके लिए जरूरी होती है, कॉन्ट्रैक्ट के मुख्य उद्देश्य के लिए जरूरी होती है, तो उसको कहते हैं सर कंडीशन। क्या कहते हैं भाई साहब, कंडीशन उसको कहते हैं। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई ना, कोई बात नहीं, एग्जांपल है ना अपना, एग्जांपल के साथ अब हम समझ लेते हैं तो ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखिए ए ने बोला, ए क्या है, आपने कहा सर ए कोई विक्रेता है ना। ए क्या है, ए विक्रेता है, और बी जो है वो सर कस्टमर है, यानी कि ग्राहक है, ठीक है। ए ने कहा कि भैया बी से कि जो अपना वो लैपटॉप आपको बेच रहा है वो एकदम नया बेचेगा, है ना, ओरिजिनल लैपटॉप बेचेगा और नया लैपटॉप बेचेगा। समझ गए बात, ठीक है। यहां पे गलत लग गया था, तो नया लैपटॉप जो है वो बेचेगा वी को। अब क्या हुआ, अब भाई साहब लेकिन ए ने क्या किया, ए ने धोखाधड़ी कर दी,
और उसने बी को पुराना लैपटॉप दे दिया। अब देखो, नया लैपटॉप बेचने की जो शर्त है वो रखी गई थी, है ना। जो नया लैपटॉप उसको लेना था, बी जो भैया पैसे खर्च करेगा तो वो नया लेगा ना, पुराना थोड़ी लेगा। अगर पुराना लेगा तो पुराना बोल के लेगा, ठीक है। तो शर्त यही हुई थी कि नया लेगा, लेकिन भैया ए ने क्या किया भाई साहब, ये शर्त का उल्लंघन कर दिया। तो ये क्या हुआ, यही आपकी मेन शर्त थी, तो यही मुख्य शर्त का उल्लंघन हो गया है। अब उसके बाद उसको डैमेजेस यानी कि जो क्षतिपूर्ति है उसको देना होगा, या फिर जो अदर चीजें होंगी, है ना, उसको हम आगे समझ रहे हैं। देखिए वारंटी यानी कि जो सहायक शर्त है उसको जरा समझ लेते हैं, वारंटी को समझते हैं। देखिए वारंटी क्या होती है, वारंटी भाई साहब कोई मेन शर्त नहीं होती, लेकिन ये सहायक शर्त के रूप में काम करती है। किस तरह से, देखिए आपने बोला कि ये जो मेरा लैपटॉप है बिल्कुल नया है, इसको हम दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, है ना। जिस व्यक्ति को हम बेच रहे हैं उससे कहा कि भाई साहब 1 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब नहीं होगी, लेकिन अगर 1 साल तक कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होगा, आपने कहा कि भैया अगर 1 साल के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको बनाकर देंगे, सही करेंगे, आपके यहां जाकर करेंगे या आपको हमारे यहां आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सहायक शर्त यानी कि वारंटी बोलते हैं। इसको एक चीज ऐसे भी देखते हैं कि भैया इसमें दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दी जाती है कि जो उसका नुकसान हुआ है। समझ गए। अब जरा यहां पर समझ लेते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी सहायक शर्त, ध्यान रखना सहायक शर्त है, ऐसी सहायक शर्त जो मुख्य उद्देश्य के लिए अनिवार्य नहीं होती है ना, मेन उद्देश्य के लिए अनिवार्य तो नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें वारंटी की आवश्यकता नहीं होती, वो मिलती भी नहीं है ना, और बहुत सारी चीजों में मिलती भी है। एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए ए ने क्या किया, बी से नया लैपटॉप खरीदा, है ना। ए ने भैया बी से नया लैपटॉप खरीदा। अब यहां पे बी जो है वो क्रेता है, समझना बात को, बी क्रेता यानी कि सेलर है ना, और ए यहां पे कस्टमर हो गया, ग्राहक हो गया मेरे भाई, ठीक है। बी क्या है, बी क्रेता सेलर है और ए आपका ग्राहक है। तो ए ने बी से नया लैपटॉप खरीदा है और वारंटी जो है, वारंटी उसको मिली है कि 1 साल तक लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर खराब होगा तो उसको ठीक किया जाएगा। समझ गए बात की, नहीं समझे तो यही आपकी क्या है, वारंटी है ना, यही आपकी वारंटी होगी। अब जरा यहां पे मेन डिफरेंस समझते हैं तो एग्जैक्ट चीजें क्लियर होंगी। मेन डिफरेंस समझिएगा। देखिए कंडीशन में क्या होता है, आपने कहा सर कंडीशन में मुख्य शर्त का उल्लंघन अगर किया, है ना, मुख्य शर्त का अगर उल्लंघन किया तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का जो अधिकार है वो हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का जो अधिकार है वो हो सकता है अगर मुख्य शर्त का उल्लंघन किया। और कंडीशन क्या है, आपने कहा सर शर्तें हैं, क्या है, शर्तें हैं कि भाई साहब इन शर्तों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते, इन रूल रेगुलेशंस को आपको मानना ही पड़ेगा। समझ गए, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट इसमें हम समझ लेते हैं भाई साहब वारंटी क्या है, वारंटी को समझते हैं, है ना। इसका जो मेन डिफरेंस है उसमें तो हमने समझ लिया कि मुख्य शर्त का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अब वारंटी में क्या है, वारंटी में है कि भैया ये भाई साहब सहायक शर्त है, सुनना बात ध्यान से, सहायक शर्त है, उसका उल्लंघन आपने अगर किया, सहायक शर्त यह है कि अगर उसका आपने उल्लंघन किया तो आपको उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी। यानी कि सामान्यतः जो डैमेजेस हैं या जो क्षतिपूर्ति है उसका अधिकार वो कस्टमर रखता है, दूसरी पार्टी रखती है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बताओ अब चीज समझ में आई कि नहीं आई। हम 3 तरीके लेके चलते हैं साहब, एक डेफिनेशन रखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं और तीसरा याद रखने वाली चीज रखते हैं, ताकि एक एक बात आपके माइंड में हर तरीके से हम फिट कर पाए। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस बना रहे होंगे ना तो चीजें एकदम अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट होती जा रही होंगी। अब ईमानदारी के साथ अगर अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल आपको लग रहा हो तो ईमानदारी के साथ, बेईमानी वाली कोई बात नहीं है, आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और यही एक लाइक आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगी, है ना। अगर आप लाइक कर देते हैं भाई साहब तो मुझे खुशी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है ना, खुशी होती है। मुझे लगता है कि भाई साहब जो हम काम कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और भी जो चीजें हैं वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। चलेंगे, एक और बात आपसे कहना चाहेंगे, उसके बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए केवल ऐसा नहीं कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, बात करेंगे भाई साहब कंपनी लॉ, है ना, कंपनी लॉ के साथ साथ भाई साहब कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा जो है आपका ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको तो हम पढ़ा ही रहे, है ना। तो ये तो हम कंप्लीट ही करा चुके हैं, सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है, दोनों चीजें हम कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट मेरे भाई आप एक बार विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको शेयर कर देंगे। और इसकी जो है आज 3 यूनिट कंप्लीट हो गई, एक क्लास और ला करके इसको भी पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कहने का मतलब एक क्लास में सर हम 1 यूनिट कंप्लीट कराते हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में,
ठीक है, बहुत बेहतरीन और तगड़े अंदाज में आप समझ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। चलेंगे बाकी आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्द आपकी मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ईमानदारी के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से, है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। और बहुत जल्द अपने इसी प्लेटफॉर्म पर यूपी पैट की भी तैयारी बहुत बेहतरीन अंदाज में कराई जाएगी। एक एक चैप्टर को टाइप बाय टाइप हम यहां पे कंप्लीट करेंगे। मैथ और रीजनिंग इस तरह से दिमाग में फिट करेंगे आपके कि आप कहेंगे कि सर क्या बात है, मजा आ गया एकदम। चलेंगे क्लास को आगे बढ़ा रहे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की यहां पे बात कर रहे हैं, स्वामित्व का हस्तांतरण। देखिए, किसी एक व्यक्ति के पास अब मोटरसाइकिल है, यहां से मोटरसाइकिल से समझते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास अपनी मोटरसाइकिल है। अब जिसके पास अपनी मोटरसाइकिल है उसके नाम पर है, तो उसका मालिकाना हक जो है उस व्यक्ति के पास है, उसकी मोटरसाइकिल की ओनरशिप, जिसकी मोटरसाइकिल उसका ओनरशिप है। अब जब वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है भाई साहब, तो जो ओनरशिप है या फिर जो स्वामित्व है दूसरे व्यक्ति को पहुंच जाता है। कब पहुंचता है, इस चीज को ध्यान रखना, तभी पहुंचेगा जो आपकी शर्तें हैं वो पूरी हो गई हो कॉन्ट्रैक्ट की। अब ए व्यक्ति ने शर्त रखी, देखना यहां पे ए व्यक्ति है, कोई ए व्यक्ति ने शर्त रखी, इसकी है बाइक, इसके पास क्या है, आपने कहा सर इसके पास बाइक है, ये अपनी बेचना चाह रहा है। इसने शर्त रखी कि भाई साहब हम 50,000 रुपए में अपनी जो बाइक है उसको हम बेचेंगे, है ना। अब बी जो व्यक्ति है वो लेने के लिए तैयार हो गया। अब अगर ये जो बी व्यक्ति है इसको 50,000 रुपए भुगतान इनको कर देता है ना, पेमेंट कंप्लीट अगर मेरे भाई अगर ये हो जाता है, तब फिर आपकी जो बाइक है इसको दे दी जाएगी और मालिकाना हक भी बी को मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि अपनी जो वस्तु है किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देना, या फिर उससे जो उसके बदले जो भुगतान है, पेमेंट है, वो ले लेना, कीमत ले लेना, उसके बाद क्या है अपना स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है या हो जाता है। चलेंगे अब जरा यहां पे समझ लेते हैं थोड़े और अच्छे से। देखिए, जब गुड्स या माल का जो ओनरशिप है या स्वामित्व है सेलर यानी कि जो विक्रेता होता है भाई साहब, उससे बायर यानी कि जो क्रेता है उसको चला जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत भाई साहब खेल खेल में आप चीजें समझते हुए चल रहे होंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। ए ने क्या किया, ए ने बी को 50,000 रुपए में, सुनना बात, 50,000 रुपए में एक लैपटॉप जो है वो बेचा, है ना। अब एग्जाम्पल से समझ रहे आप, ए ने बी को 50,000 रुपए में लैपटॉप भेजा, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लैपटॉप का जो ओनरशिप है बी को दे दिया, है ना। अब कब दिया, जब बी ने मेरे भाई ए को पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया 50,000 रुपए का, ठीक है, तभी वो देगा, ऐसे थोड़ी ना दे देगा। अब लैपटॉप पर जो मालिकाना हक है, आपने कहा सर अब बी का मालिकाना हक हो गया, समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे, ध्यान रखने वाली एक चीज है, उसको हम समझेंगे। देखिए ओनरशिप यानी कि जो स्वामित्व है ना, जो स्वामित्व है और भाई साहब जो पोजीशन या फिर कब्जा है, वो दोनों ही चीजें अलग हो सकती हैं, है ना। स्वामित्व और कब्जा ये दोनों ही बातें अलग हैं। कब्जा भाई साहब किया जाता है किसी चीज पर, और जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होके आती है, समझ गए। अब जरा कब्जे को भी यहां पे हम एक बार यहां से हम समझ रहे हैं तो चीजें एकदम क्लियर होंगी। देखिए ए ने क्या किया, बी को लैपटॉप बेच दिया, ध्यान रखना, ए ने बी को लैपटॉप बेच दिया, लेकिन डिलीवरी जो है वो अगले दिन होनी है ना। अब अगले दिन अगर होनी है तो अभी मालिकाना हक किसके पास है, आपने कहा अभी तो ए के पास है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम बी को हमने बेच दिया है। अब जब बी के पास पहुंच जाएगा, वो पेमेंट कर देगा, तो बी का जो है वो लैपटॉप हो जाएगा। सिंपल सी यहां पे बात रहेगी, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप यानी कि माल का मालिक बदलना, सिंपल सी बात है कि माल का अगर मालिक बदल गया तो आप कहेंगे कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। चलेंगे आगे बढ़ रहे, नेक्स्ट यहां पे बात कर रहे हैं मेरे भाई परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा का पालन, इसको जरा समझ लेते हैं। अच्छा, कब्जा की हम बात कर रहे थे, कब्जा क्या होता है बताओ। आप सब समझते होंगे कि भाई साहब जबरदस्ती किसी भी वस्तु को हथिया लेना, है ना, और दूसरे व्यक्ति का अगर उस पर मालिकाना हक है और उसको ना छोड़ना, यही तो कब्जा है ना। आप बताओ कब्जा की अगर डेफिनेशन कोई और व्यक्ति, कोई और विद्यार्थी अगर अच्छे से समझ रहा हो तो एक बार लिख दो कमेंट में, है ना। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की यहां पे बात करेंगे, संविदा का पालन। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई साहब जब दो पार्टी होती हैं, दो से अधिक जो पक्ष होते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट का पालन करें, तो उसको कहा जाता है कि संविदा का पालन। अगर नहीं करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में जो भुगतान है आपको करना पड़ सकता है। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए जब सेलर क्या करता है, जब सेलर यानी कि विक्रेता और जो बायर होते हैं यानी कि क्रेता अपने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है यानी कि संविदात्मक जो दायित्व हैं पूरे करते हैं,
है ना, पूरे कर देते हैं। मतलब जैसे ए ने मोटरसाइकिल बी को बेची, ए ने मोटरसाइकिल उसको दे दी, बी ने उसको पैसे दे दिए, दोनों का ही आपस में क्या हो गया, है ना, जो म्यूचुअल जो आपका ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से देखेंगे अगर हम कि भाई साहब सामुदायिक जो संविदात्मक या कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व है वो पूरे करते हैं, तो इसको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। चलेंगे एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा तो चीजें और ज्यादा आसान होंगी। देखिए ए ने क्या किया, बी को 100 किलो चावल, है ना, 5,000 रुपए में देने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया है ना। ए ने बी को 100 किलो चावल मात्र 5,000 रुपए में देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब कर लिया है तो देना ही पड़ेगा। तो ए ने 100 किलो चावल दे दिया, है ना। अब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम 100 किलो चावल बी को देंगे। तो ए ने 100 किलो चावल दे भी दिया और बी ने क्या किया, 5,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया। ध्यान रखना बात को, 5,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया। तो इस प्रकार दोनों ने अपने अपने जो दायित्व हैं वो पूरे कर दिए, है ना, अपने अपने जो दायित्व हैं वो पूरे कर दिए। अब यहां जरा हम इसको मुख्य रूप से हम समझ लेते हैं। मुख्य रूप में हम इसको समझेंगे कि जो डिलीवरी है ना, दो चीजें इसमें हमें ध्यान में रखनी है। कौन कौन? एक तो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, यानी कि जो माल की जो सुपुर्दगी है वो उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, माल की सुपुर्दगी, जैसे मैं बाइक का एग्जांपल ले रहा था, या चावल है, चावल अब उसको बेच दिया तो चावल उसको 100 किलो उसके सुपुर्द करना पड़ेगा, उसका माल का आना कब हो जाएगा। और दूसरा है सर इसमें कि पेमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि जो कीमत का भुगतान, जैसे बात रखी गई कि भैया 5,000 रुपए में, है ना, जो 100 किलो चावल की बात हुई है, तो वो 5,000 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। जब ये पेमेंट हो जाएगा, ये वस्तु पहुंच जाएगी, तब क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्ट का पालन हो गया, है ना। बहुत बढ़िया, याद रखने वाली चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। दो चीजों में हम यहाँ पे इसको रखेंगे, एक है सर सेलर और दूसरा होता है सर बायर, है ना। देखिए सेलर कौन है? आपने कहा माल देता है। सेलर क्या है? माल देगा, है ना, जो बेचने वाला होगा उसके पास जो वस्तु होगी वो देगा। और बायर क्या होगा? खरीदने वाला भाई साहब कीमत देगा। अब जब कीमत इसको देगा, है ना, कीमत इसको देगा तो फिर ये माल इसको दे देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आप बताओ, जो हम बात करते हैं ना कि पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट है, कंटेंट दमदार है या नहीं है, और समझाने का तरीका मेरा कैसा है, एक बार कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, है ना, एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे। आपका चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड हो या ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की एक क्लास में जो 1 यूनिट हम कंप्लीट करा रहे हैं, इससे पहली क्लास में भाई साहब 2 यूनिट हम पढ़ा चुके हैं, है ना। और आप बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है सारी यूनिट आ चुकी होंगी, तो मैं बार बार आपसे कहूंगा सर प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लिया कीजिए, है ना। बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, है ना। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ यार, है ना। बहुत बढ़िया। 5 नंबर की बात करेंगे, रेमेडियल मेजर्स क्या होते हैं, उपचारात्मक उपायों की यहाँ पे हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया, उपचारात्मक उपाय हम जरा यहाँ पे देखते हैं। अब उपचारात्मक उपायों की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि जो सर 2 पार्टी होती हैं, उनमें से हो सकता है कि एक ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट का जो उल्लंघन है, उनकी जो शर्तें हैं, कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट की, उनका उल्लंघन कर दिया। तो भाई साहब अब दूसरे व्यक्ति का तो नुकसान हो जाएगा। अब जब दूसरे व्यक्ति का सर नुकसान हो जाएगा तो फिर वो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो उसकी भरपाई भैया कुछ क्षतिपूर्ति डैमेजेस के रूप में होगी। तो उसको यहां पे हम समझ रहे हैं, उसी को कहते हैं कि भाई साहब हम क्या उपाय करें ताकि जो दूसरा व्यक्ति है उसका अब नुकसान ना हो। देखिए जब सेलर या फिर विक्रेता भाई साहब या बायर, है ना, दोनों ही की तरफ से हो सकती है, सेलर की भी तरफ से हो सकती है, खरीदारी तरफ से हो सकती है। आप कहेंगे सेलर की तरफ से कैसी? देखिए सेलर की तरफ से ऐसी हो सकती है कि जब दूसरे व्यक्ति ने बोला कि हमें नया लैपटॉप चाहिए, और है ना होम डिलीवरी उसकी होनी है, उसने फोन करके या ई कॉमर्स जो ऐप होते हैं उनसे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, है ना। अब दूसरे व्यक्ति जो व्यक्ति आपको लैपटॉप भेज रहा है वहां से, जो सेलर है ना, तो उसने सेलर ने क्या किया कि ग्राहक को पुराना लैपटॉप दे दिया, तो ये शर्त का उल्लंघन हुआ। अच्छा दूसरी तरीके से देखेंगे कि भाई साहब हो सकता है कि या इसने ऑर्डर किया, ग्राहक ने ऑर्डर किया कि चलो हमें लैपटॉप चाहिए, अब लैपटॉप उसने भेज दिया, लैपटॉप जैसे ही आ गया तो इसने लेने से मना कर दिया ग्राहक ने। अगर ग्राहक ने लेने से मना कर दिया तो ये ग्राहक की तरफ से क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आप समझ गए होंगे। देखिए तो जब सेलर या फिर विक्रेता या बायर यानी कि क्रेता दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करते, है ना, या तो दोनों ही या फिर एक पालन नहीं करते, तो जो पीड़ित पक्ष होगा, ध्यान रखना इस बात को, जो पक्ष पीड़ित होगा उसको कानून द्वारा, है ना, अब फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, कानून द्वारा दिए गए जो उपाय हैं यानी कि रेमेडियल जो मेजर्स हैं उनके हिसाब से उसको क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी, और इसी को कहते हैं सर रेमेडियल मेजर्स। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ, उम्मीद करेंगे कि एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके समझ में ना आ रही हो।
चलेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से कर लो यार, जुड़ जाओ, है ना। जो दोस्त आपके एकदम परेशान हो रहे हो कि भाई अब क्या होगा, क्या पढ़ लें, कहां से पढ़ लें, उनसे कहना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम विद शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी तैयारी को एकदम झक्कास बनाइए, बिंदास बनाइए। देखेंगे बायर के मुख्य उपाय क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए बायर के उपायों को अगर हम देखें तो जो डैमेजेस हैं, यानी कि जो क्षतिपूर्ति है भाई साहब, यानी कि नुकसान की भरपाई, है ना। अब जिस पक्ष ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया होगा उस पक्ष को दूसरे पक्ष को भाई साहब भरपाई के रूप में जो चीजें भी हैं, जो भी चीजें बनेंगी वो उसको पे करनी पड़ेंगी, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो विशिष्ट पालन है। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का न्यायालय का आदेश आपसे आ सकता है, वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में हुआ था, अब आपको हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हैं तो भाई साहब फिर आपको क्या है, हो सकता है आपको दंड मिल जाए, कुछ हो जाए, है ना। तो न्यायालय की बात यहां पे जब होती है तो फिर न्याय का काम होगा। देखेंगे नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे सर, रेपुडिएशन क्या है, इसको जरा समझते हैं। इस पर उचित कानूनी उपाय, इसको कहते हैं उचित कानूनी उपाय। कहने का मतलब गलत तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट है समाप्त करने पर आपको भाई साहब क्षतिपूर्ति देनी होगी, है ना। या फिर कहेंगे कि भाई साहब जो उपाय उनका उस समय बनेगा तो वो आपका होगा, है ना। चलेंगे यहां पे एग्जांपल से समझिएगा। देखिए ए ने क्या किया, बी को 1 लाख रुपए में एक विशेष मशीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ए ने बोला कि बी को वो 1 लाख रुपए में कोई स्पेसिफिक मशीन है, बहुत स्पेशल मशीन है, उसको बेचने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि वो बेचेगा। लेकिन ए ने मशीन देने से बाद में मना कर दिया, ये बोला कि भाई साहब अब मेरी मशीन आपको हम नहीं दे पाएंगे, है ना, वो बिक गई है। हो सकता है कि उसकी 1.5 लाख में बिक गई हो, है ना, हो सकता है उससे ज्यादा कीमत उसको लग गया हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिससे वो ए ने क्या किया, मना कर दिया। वो कहेगा कि अब हम नहीं बेच रहे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी परिस्थितियों के अनुसार डैमेजेस यानी कि क्षतिपूर्ति जो होती है ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि जो विशिष्ट पालन है उसकी मांग वो कर सकता है। वो कहेगा कि भाई अब अगर ये हमें मशीन नहीं दे रहे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, मैंने अपने सारे जो एम्प्लॉयज हैं वगैरह रख लिए हैं ताकि हम अपना काम जो है कार्रवाई आगे की हम करना चाह रहे थे, काम शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन हमें मशीन ना मिली, इस वजह से मेरा काम रुक गया, अब बताओ हम क्या करें। तो इस पर वो जो है क्षतिपूर्ति मांग सकता है। याद रखने वाली चीज में हम जरा समझेंगे तो चीजें एकदम क्लियर होंगी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन यानी कि जो पीड़ित पक्ष है वो क्या करेगा, कानूनी उपचार करेगा, है ना। अब फिर वो पुलिस बुलाएगा, है ना। ऐसे काम अगर नहीं बनेगा तो फिर पुलिस बुलाने से ही फिर भाई साहब काम बनेगा। चलेंगे देखिए एम विद शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सब जो तैयारी करते हैं, आप सब परिवार हैं और आप सब परिवार के माता पिता को हम जय हिंद वंदे मातरम कहना चाहेंगे, भैया हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहेंगे। चलेंगे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बात करेंगे 6 नंबर, जो आप इसमें आप समझेंगे कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, बाद योग्य जो दावे हैं, इनको जरा हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाद योग्य दावे का क्या अर्थ होता है, ऐसा दावा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दावा मेरे भाई जिसे कानून द्वारा न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है, कानून द्वारा न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि सर बात ही समझ में नहीं आ रही ना। देखिए कोई ए व्यक्ति है, यहां से सुनिएगा, ए व्यक्ति है, उसने क्या किया, बी को पैसे दिए, वो कैसे दिए, आपने कहा सर उधार दिए, है ना, लेकिन दिए इसने ये पेटीएम से है या फोन पे से है ना। अब ये पैसे तो उसने दे दिए, अब किसी ऐसे ऐप से दिए, यूपीआई से दिए जहां पे इसका पूरा इनके पास इसका रिकॉर्ड है। अब अगर इसके पास रिकॉर्ड है और ये पैसे देने से आनाकानी करते हैं तो फिर ये क्या करेगा, ए जो पीड़ित पक्ष है वो जाएगा न्यायालय, कानून की मदद से अपने पैसे लेगा। वो कहेगा कि देखिए हमने इनको पे किए थे, ये रहा आपका इस चीज का प्रूफ, है ना। वो आपको प्रूफ वगैरह वो दे देगा, तो फिर आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो ये जो होता है एक्शनेबल क्लेम इसको कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट सरल भाषा में यहां पे हम समझ लेते हैं कि जिस धन या अधिकार को, ध्यान से सुनिएगा, जिस धन को या फिर मेरे भाई अधिकार को अभी सीधे अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता। अब आप कब्जे में कैसे ले पाएंगे, है ना। ए ने दूसरे व्यक्ति को पैसे जो उधार दिए थे, हो सकता है कि ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो, बॉडी बिल्डर वगैरह हो, तब तो फिर मुश्किल है ना, इससे पैसे लेना फिर तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है कि भाई साहब हो सकता है कि आपको ये 4 कान के नीचे लगा दे, है ना, फिर तो नहीं ले पाएंगे। तो जिस धन अधिकार को आप सीधे कब्जे में नहीं ले सकते, उससे फिर क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई साहब पैसे तो हमें चाहिए है ना। तो फिर आप कानूनी सहायता लेंगे, कानूनी कार्रवाई के साथ उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं सर एक्शनेबल क्लेम। क्या कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम इसको हम कहते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एग्जाम्पल के साथ समझिएगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ए ने क्या किया, बी को 50,000 रुपए उधार दिए, है ना। ए ने बी को 50,000 रुपए उधार दिए, लेकिन बी है थोड़ा जबर आदमी। जबर आदमी मतलब ऐसा आदमी वो कहेगा कि अब हम नहीं देने वाले, है ना। अब किसी तरीके से बी ने हाथ पांव जोड़ जाड़ के जैसे भी करके उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन अब वो देने से आनाकानी कर रहा है। तो इस कंडीशन में ए क्या करेगा, ये बोलेगा कि चलो पैसे अभी तो वापस नहीं कर रहे तुम, इसके लिए हम जाते हैं भाई साहब पुलिस के पास। फिर वो क्या करेगा, उस पर केस कर देगा। तो ए के पास 50,000 प्राप्त करने का कानूनी दावा है ना। क्यों दावा है, क्योंकि उसके पास पेमेंट प्रूफ है। ध्यान रखिएगा, किसी को भी पैसे आप देते हैं तो आप या तो यूपीआई के जरिए दीजिए तो वहां पे प्रूफ रहेगा, या फिर जब आप नगद देते हैं तो आप उसकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया कीजिए, ताकि आपके पास एक्शनेबल क्लेम रहे। ध्यान रखना इस बात को, है ना। यही क्या है, आपने कहा सर इसी को सर एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, याद रखने वाली चीज में हम जरा यहां पे समझ लेते हैं कि जो एक्शनेबल क्लेम होता है ऐसा कानूनी दावा है जैसे कोर्ट के माध्यम से, ध्यान रखना, जैसे कोर्ट के माध्यम से जो वसूली जो है वो लागू कराई जा सकती है, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रूफ नहीं होगा ना, तो ना कोर्ट मानेगा ना कोई मानेगा। इस चीज को ध्यान रखना, फिर वो एक्शनेबल क्लेम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं सर सेल और जो एग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि विक्रय और विक्रय की जो सहमति है, इन दोनों में हम अंतर जरा समझ लेते हैं। तो पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पर रहेगी सेल, यानी कि जो विक्रय है वो क्या है। देखिए, जब गुड्स माल का जो ओनरशिप है या स्वामित्व जो होता है वो सीधा विक्रेता से बायर, यानी कि सेलर टू बायर, विक्रेता से क्रेता, बेचने वाले से ग्राहक को सीधा जो स्वामित्व है वो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल विक्रय। उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं या फिर विक्रय बोलते हैं। कि हमने अपनी कोई मोटरसाइकिल, देखो यहां से समझो, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैंने आपको, मैं हूं बेचने वाला दुकानदार, ठीक है, या फिर मेरी एजेंसी है, आप कंपनी है, कुछ भी है, और मैं अपनी जो मोटरसाइकिल है मैं दूसरे व्यक्ति को बेचना चाह रहा हूं। आपने पैसे दिए, भुगतान किया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल आपको दे दी, आपके नाम कर दी, तो ये क्या हो गया, आपका स्वामित्व उसमें हो गया। अच्छा, अब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, इसमें यह होता है कि हम भविष्य में बेचेंगे, इसका पहले से लिखित रूप में दावा किया जाता है कि चलो फलानी तारीख को फलानी चीज हम आपको दे देंगे, वो वाली चीजें हैं। इसमें जो ओनरशिप है वो तुरंत स्थानांतरण की जाती है कि चलिएगा कि आपकी आज से ये बाइक है आपकी हुई, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई साहब, इसको भी समझेंगे। देखिए पहले इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, ए ने क्या किया, बी को 50,000 रुपए में लैपटॉप जो है वो बेच दिया, और उसी समय उसकी जो ओनरशिप है मेरे भाई बी को ट्रांसफर हो गई। अब बी को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो मैं कहूंगा कि ये बढ़िया सफल बिक्री रही। ये कैसी रही, सफल बिक्री रही, ठीक है। अब एग्रीमेंट टू सेल क्या है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी। एग्रीमेंट टू सेल की बात करेंगे जब गुड्स का जो ओनरशिप है भविष्य में किसी निश्चित समय या फिर हम बात करेंगे शर्त जो पूरे होने पर मेरे भाई ट्रांसफर होती है ना, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। अब आप कहेंगे सर बात अभी भी समझ में नहीं आई ना, एग्जाम्पल से समझो तो एकदम क्लियर होगा। देखिए, ए ने क्या किया, बी से कहा कि वह अगले महीने 50,000 रुपए में अपना जो लैपटॉप है वो बेच देगा, है ना। कितने में बेच देगा, आपने कहा सर 50,000 रुपए में बेच देगा। तो इससे ओनरशिप जो है, ओनरशिप ट्रांसफर तो होगी, लेकिन जब वो बेच देगा, जब उसके पास पहुंच जाएगा तब होगी ना, जब वो भुगतान कर देगा। लेकिन बेचेगा तो ये बात उसने फ्यूचर के लिए बोली है। तो अभी किसके पास है, आपने कहा जिसका लैपटॉप है, ए का लैपटॉप है, तो अभी ओनरशिप उसी के पास रहेगी। बताओ चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही। मेन डिफरेंस को जरा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, मुख्य अंतर समझने से पहले हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जो नोट्स के लिए बड़े परेशान हो रहे होंगे, है ना, कि अपने नोट्स नहीं बना पा रहे किसी रीजन की वजह से। देखिए, अगर आप अपने नोट्स बना पा रहे तो आपके अपने नोट्स रामबाण का काम करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए एग्जैक्ट गारंटी के साथ, है ना, 100% गारंटी के साथ, जहां पे वर्डिंग भी ऐसी रहे कि सटीक क्वेश्चन अपने ही नोट से आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या है, जैसे कंपनी ला है सर, है कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस के साथ अपने नोट्स को हमने बनाए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रखी है, 100% अपडेट हमने इस नोट्स में चीजों को किया है। इजी टू अंडरस्टैंड, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में कलरफुल चीजें हमने रखी हैं, और सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख करके हमने चीजें बनाई हैं। अपना पूरा अनुभव भाई साहब इन नोट्स में मैंने डाला है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9236326396 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो आपके सभी सब्जेक्ट के प्राइस हैं मात्र 199 में आपको इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और आपको वीडियो लेक्चर के साथ आपको कोर्स वगैरह चाहिए
जिसमें रिकॉर्डेड, मैं आपसे बार बार कहता हूँ भाई साहब लाइव नहीं है ना, लेकिन रिकॉर्डेड जो हम आपको नोट्स दे रहे हैं उन्हीं के वीडियो लेक्चर आपको इसमें रहेंगे। ये आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे ये वाले लेक्चर जो है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें, है ना, हमसे आप ले सकते हैं। ठीक है, 249 की हम बात करेंगे तो केवल वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और वैसे तो नोट्स हमने इस हिसाब से बनाए हैं कि आपको ना कोई लेक्चर की जरूरत है ना कैसे भी, है ना, आपको खुद समझ में चीजें आ जाएंगी। चलेंगे अब क्लास को मेरे भाई हम आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। पूरा अनुभव मेरे भाई डाला है हमने इनमें, PYQ सारी चीज़ों को हम एनालाइज करके ही चीज़ों को कवर करते हैं, है ना। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कैसे चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और जब हम आपको नोट्स देते हैं ना, तो आपका सिलेबस हम आपसे जरूर पूछते हैं, आपसे पूछते हैं किस यूनिवर्सिटी से है ना, तब जाकर के चीज़ों को किया जाता है। भाई साहब गारंटी ऐसे नहीं ले जाती है, गारंटी अगर कोई बंदा लेता है ना तो अपने कंटेंट में दम रखता है, तभी वो छाती ठोक के कहता है कि हाँ क्वालिटी कंटेंट है अपना। चलेंगे, देखिए मुख्य अंतर इसमें हम समझ लेते हैं मेरे भाई। सेल की यहाँ पे बात करेंगे तो ओनरशिप जो है अभी जस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। ओनरशिप कैसी है, जस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, आपने कहा सर जो ओनरशिप है वो भविष्य में ट्रांसफर होगी, तुरंत तो नहीं हो रही, है ना। जब वो पैसे दे देगा तब आपकी जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अब एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। होम डिलीवरी हुई, हो सकता है सेलर ने जो बेचा है वो खराब बेच दिया हो, है ना, पुराना दे दिया हो सकता है लेने वाला जो ग्राहक है वो मना कर दे, वो कहेगा हमें नहीं चाहिए। तो जब चीजें एकदम कंफर्म हो जाएंगी तभी माना जाएगा। सेल वर्तमान विक्रय, ध्यान रखना, और एग्रीमेंट टू सेल भविष्य का विक्रय, ध्यान रखना। ये तुरंत का विक्रय, तुरंत बेच दी जाती है चीजें, इस ये क्या है, फ्यूचर में बेचने वाली बात है। अब बताओ एग्जैक्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अगर अभी भी बात समझ में नहीं आई तो फिर बेईमानी की है आपने, है ना, चीज़ों को देखने में फिर आपने बेईमानी की है। ईमानदारी के साथ, फोकस के साथ वीडियो आपने फिर नहीं देखा है। बताओ क्लास दमदार है या नहीं है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आपको दमदार लगी हो तो आप एक बार लिख जरूर देना कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है। बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब, तब जाकर के चीज़ों को बनाते हैं। ये सब चीज़ें हम अपने हाथ से बनाते हैं। हम सोचते हैं कि एक एक बात इस तरह से हम लिखें ताकि आपके माइंड में सटीकता से हम फिट कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर मेरे भाई क्लास आपको लगी कैसी है, और नोट्स अगर आप चाहते हैं, है ना, तो 92 36 32 63 96 नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीताराम, राधे राधे। उम्मीद करेंगे कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ठीक है, बताइएगा जरूर नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। बहुत जल्द ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैराथन क्लास भी हम आपको देंगे, है ना। यूपी पैट की तैयारी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक बार कमेंट में लिखो तैयारी करें स्टार्ट की ना करें, और किस सब्जेक्ट को लेकर करें। वैसे मैं मैथ और रीजनिंग बहुत बेहतरीन पढ़ा सकता हूँ, टाइप टू टाइप आपको चीज़ें क्लियर कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, सीताराम।